स्मृति ईरानी ने जो बात कही है वो बड़ी पॉजिटिव बात है। उन्होंने कहा है कि देखिए राहुल गांधी को इतने समय तक हम लोगों ने बहुत दरकिनार किया, इतना कह सकते हैं उनका उपहास किया, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स बने, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसकी सराहना। जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका राजनीतिक था, वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आया। और देखिए कि कई मामलों में बड़बोलेपन का शिकार जो है मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी हुई हैं। अपनी बोली से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर मैदान से बाहर कर देने वाली, अपनी बोली से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पिच से आउट कर देने वाली स्मृति ईरानी के सुर अगर बदल रहे हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में एक हैं स्मृति ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी अगर बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं और इसके मायने ये भी हैं कि अमेठी हारने के बाद क्या उनका राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में अब उनको आगे कोई बड़ी जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपना राजनीतिक सफर किसी और पार्टी के साथ जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जो ये सोच रही थी कि मैं हमेशा बीजेपी के साथ ही रहूंगी, अमेठी में मुझे कोई नहीं हरा सकता और चाहे वो हार भी जाएं तो भी केंद्रीय मंत्री रहेंगी, तमाम चीज़ें वो सोचती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्मृति ईरानी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या कांग्रेस की गाड़ी पर सवार होकर आगे का रास्ता तय कर पाएंगी स्मृति ईरानी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं सर के साथ चर्चा करता हूं, सिराज भाई के साथ चर्चा करता हूं। तो आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हूं और मैं अपने दोनों जो सहयोगी हैं इनसे मैं सवाल भी करूंगा और ये मेरे जो सहयोगी हैं बताएंगे कि स्मृति ईरानी का अचानक से बीजेपी के खिलाफ होना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति को अब आउट कर दिया है? क्या बीजेपी से बाहर निकालने की तैयारी भी उनको लेकर चल रही है? और अगर ऐसा है तो इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, स्मृति ईरानी को पता लग गया है, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, इसलिए कांग्रेस की तारीफ कर रही हैं। तो चलिए तमाम मुद्दों की शुरुआत हम कर चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल सबसे पहले अमन सर से मेरा रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर स्मृति ईरानी का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो ये वो स्मृति ईरानी है जो कहती हैं कि अमेठी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे गांधी परिवार का कोई आ जाए, चाहे कांग्रेस का कोई आ जाए। लेकिन जब वहां से हारती हैं तो ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी के पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की कितनी एक अच्छी बात है कि जब पत्रकार स्मृति ईरानी को लेकर सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, महिला का अपमान करना अच्छा नहीं होता है। ये बयान देने के बाद और स्मृति ईरानी का बयान राहुल गांधी को लेकर आता है और उसके बाद देखने को मिलता है पूरी राजनीति ही बदल रही है। इस सर सियासी समीकरण को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो ये है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन तो होता नहीं है। देखिए पॉलिटिकल लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, उसको लेकर चुनाव मैदान में जाना चाहिए और बिल्कुल बेशक उसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परस्पर दुश्मन हो जाते हैं, परस्पर अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो तुरंत नजरें फेर लेते हैं। ये इसका कोई भी कह सकते हैं कि औचित्य नहीं होना चाहिए। आपने देखा कुछ दिनों पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने ये बात कही थी कि प्रतिपक्ष होता है, विरोधी नहीं होते हैं। हम अगर राजनीति में देखें सबका मकसद ये है कि ऐसे देश आगे बढ़े, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों, सब मिलजुल कर देश को कैसे आगे बढ़ाएं, सबकी ये नियति होनी चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि देखिए स्मृति ईरानी चूंकि अब उम्र में भी बड़ी हो रही हैं, जो राजनीतिक अनुभव है वो भी उनको लगातार आ रहा है। और देखिए हार जीत का तो जो सिलसिला है वो चलता रहता है। अटल जी जैसे बड़े कह सकते हैं नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन देखिए हर चीज से आप क्या कुछ सीखते हैं वो बेहद जरूरी है। और देखिए स्मृति ईरानी ने जो बात कही है वो बड़ी पॉजिटिव बात है। उन्होंने कहा है कि देखिए राहुल गांधी को इतने समय तक हम लोगों ने बहुत दरकिनार किया, इतना कह सकते हैं उनका उपहास किया, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स बने, तमाम चीजें हुई, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो अडिग होकर खड़े रहे, लगातार अपने जो कह सकते हैं जो विचारधारा थी उसके साथ में जुड़े रहे। और इसी बात को लेकर वो ये बात कह रही थी कि देखिए जिस तरह से उन्होंने राजनीति करने का तरीका ईजाद किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और बीजेपी को उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि भाई जो लोग उनको तमाम तरह के शब्दों से नवाजते हैं उनको कम से कम अब अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमें अपनी राजनीति कैसे बेहतर करनी है, बजाय इसके कि हम राहुल गांधी के ऊपर कोई कमेंट करें, कोई कटाक्ष करें, हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में देखिए जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि किस तरह से आप बेहतर दिशा में जाते हैं, बेहतर दिशा की राजनीति करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको इससे जोड़ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस पार्टी में आने वाली है,
किसी और कह सकते हैं कि पार्टी में जाने वाली। फिलहाल इसको लेकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना तो बीजेपी की तरफ से आई है, ना स्मृति ईरानी की तरफ से आई है और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई। लेकिन हाँ देखिए, राजनीति है, हर एक बयान का अपना एक मायना होता है, हर बात का अपना एक मायना होता है। हो सकता है कि जिस तरह दरकिनार स्मृति ईरानी को कर दिया गया हो या जिस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया हो, अपने आप को चर्चाओं में लाने की उन्होंने इस तरह की बात कही हो, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात पूरे मामले में देखने को मिली वो ये थी कि अब जो राजनीति है वो मेरे ख्याल में इस तरह की होनी चाहिए कि राजनीति में भी भाषा का जो ख्याल है वो रखा जाना चाहिए। आप किसी की के बारे में कैसे बोलते हैं, कैसे आलोचना करते हैं, उन शब्दों पे ज़रूर आपको कह सकते हैं कि एक बेहतर कह सकते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी को भी हर्ट ना लगे और आप अपनी बात कहते हुए नजर आए। और देखिए, वाकई अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं चल रही कि स्मृति ईरानी कांग्रेस में जाएंगी, कांग्रेस के में शामिल हो सकती है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ये वही अगर बात करूँ चंपाई सोरेन है जो आज बीजेपी में है, जो एक वक्त में कह रहे थे कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा, नई पार्टी बनाकर झारखंड में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अचानक से उनका बीजेपी में जाना तय हो जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा मुहर लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने संकेत तो दिए और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस राजनीतिक गाड़ी के साथ चल जाते हैं, यानी कि उनकी गाड़ी पर बैठकर वो आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। सिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज भाई, ये बात तो सही है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस में जा रही हैं या इस तरीके का कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही स्मृति ईरानी है जो संसद में केवल गांधी परिवार को घेरा करती थी। ये वही स्मृति ईरानी है जो खुले मंच से कांग्रेस पार्टी को घेरा करती थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या अगर बात करें तो राजनीतिक संकट अब स्मृति ईरानी का पूरी तरीके से खतरे में है, क्योंकि जैसे अमेठी हारी, मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो गई, बीजेपी में एक साधारण से नेता के तौर पर वो रह गई हैं। तो क्या माना जाए जो एक अहंकार लेकर चल रही थी स्मृति ईरानी, वो कहीं ना कहीं आज चकनाचूर हो गया और शायद वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा अमेठी में चुनाव जीतती रहूंगी, हमेशा मोदी मंत्रिमंडल में बनी रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आई वो उसके उलट थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी का रवैया बहुत बदल रहा है। जी देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट है जहां पर स्मृति ईरानी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ज़मीनी तौर पर एक्टिव थी साल 2014 के चुनाव के बाद देखा जाए तो। और इसी का नतीजा ये हुआ कि साल 2019 में अमेठी की जनता उनको जिताती है और वहां से राहुल गांधी की एक बड़ी हार होती है। जाहिर सी बात है, उसके बाद से जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका राजनीतिक था, वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आया। और देखिए कि कई मामलों में बड़बोलेपन का शिकार जो है मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी हुई है। और जाहिर सी बात है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी का यह बयान आया है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, इसके कई पहलू नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का पहले जो बयान रहता था राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, या यूं कहें कि कांग्रेस के प्रति, उसमें अब नरमी बरतने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि देखिए अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं बैसाखियों के सहारे। और दूसरा पहलू इसका ये भी है कि स्मृति ईरानी को इस बात का आभास हो चुका है कि अमेठी से भले ही उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसका गढ़ माना जाता है अमेठी। और अमेठी की जनता ने कहीं ना कहीं इसी वजह से उन पर भरोसा नहीं जताया, इसी वजह से उन्हें सत्ता से बाहर किया, ताकि जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम गांधी परिवार के जो लोग थे उनकी खिलाफत करती हुई नजर आई थी, बड़बोलापन कर रही थी। और इसका एक अगला पहलू ये भी नजर आता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब स्मृति ईरानी अपना बंगला खाली कर रही थी, सरकारी बंगला, उस वक्त जो है खुले तौर पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो स्मृति ईरानी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो सपोर्ट में आए थे, समर्थन में आए थे राहुल गांधी। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि हार जीत राजनीति में लगी रहती है और महिला जो कि कोई भी महिला है उसको कहीं ना कहीं उसका सम्मान करना चाहिए। और देखिए यही वो बड़ी वजह है कि स्मृति ईरानी को मजबूरन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करना पड़ रहा है इसी वजह से। सिराज भाई, बंगाल में घटना घटी है और हमारा आप जानते हैं, सर भी जानते हैं, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसका आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने इस मुद्दे पर ना बोला हो। लेकिन स्मृति ईरानी का अगर मैं जिक्र कर लेता हूँ तो कुछ एक बात उन्होंने कही, उसके बाद वो एकदम शांत सी होती नजर आई है। ये वो स्मृति ईरानी है जो 5-5, 10-10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है शोर मचा दिया करती थी, सड़कों पर उतर जाया करती थी, संसद में बहुत सारे मुद्दे उठा लिया करती थी। लेकिन आज स्मृति ईरानी की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है।
जी देखिए, स्मृति ईरानी की खामोशी कहीं न कहीं बहुत कुछ ज़रूर बयाँ कर रही है, लेकिन इसके कई पहलू नज़र आते हैं। पहला ये कि अब स्मृति ईरानी सत्ता में नहीं है, वो हार चुकी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि हार चुकी हैं तो उनकी जवाबदेही भी मुझे लगता है कि तय नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी नेता रह चुकी हैं, तो इस वजह से कहीं न कहीं लोग उनके जवाबों का, उनकी कह सकते हैं चुप्पी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, देखिए अब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कोलकाता कांड है, स्मृति ईरानी का ये इतिहास रहा है, या यूँ कहें कि पिछले कार्यकाल में सरकार में रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसे महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर खामोशी जो है बरती है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो या फिर प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, ये तमाम मुद्दे हैं जहां पर स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं चुप नजर आई थी। तो देखिए, हमें मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी से उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो सत्ता में है नहीं, सत्ता में बैठे लोग जवाब देंगे। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी नेता है तो उनकी जवाबदेही जनता चाहती जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अब स्मृति ईरानी अपनी राजनीतिक जो है वो पूरी तरीके से बदल रही है। लेकिन जनता इस पहलू से भी उनको देख रही है कि क्या अब कह सकते हैं स्मृति ईरानी अब नई कह सकते हैं राह की तलाश में है। ये भी एक पहलू नजर आता है। जी, ये एक नया पहलू नज़र आता है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि स्मृति ईरानी का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये स्मृति ईरानी वो हैं जिन्होंने 2014 से पहले महंगाई, पेट्रोल डीजल के मुद्दे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको घेरे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर। सड़कों पर वो उतरा करती थी, प्रदर्शन किया करती थी। 2014 के बाद शायद उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दी या चीज़ें नज़र ही नहीं आई, क्योंकि मोदी जी का चश्मा उन्होंने लगा रखा है। लेकिन अब क्या वक्त आ रहा है मोदी जी का चश्मा निकाल कर अलग रखने की? क्योंकि शायद अब मोदी जी का चश्मा उनको इस तरीके से लग रहा है कि आगे कुछ है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अब चश्मा निकालना चाहिए और नई जो है शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि अगर आप देखेंगे, जब सत्ता में आप होते हैं तब और सत्ता में नहीं होते हैं तब दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। और स्मृति ईरानी के बयान को देखकर ज़ाहिर बात है कि समझा जा सकता है कि किस तरह से वो अब कहीं ना कहीं खुद को कह सकते हैं कि सबसे अलग थलग पा रही हैं। और जिस तरह का समर्थन पार्टी का मिलना चाहिए उनको वैसा समर्थन भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए, राज्यसभा के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम चयन किया गया, लेकिन उसमें भी स्मृति ईरानी का नाम नहीं शामिल था। तो ऐसे में आप समझिए कि उनको शायद बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। और जिस तरह से उनको क्या कहा भी जा रहा था कि बहुत जो बड़ी नेता है बीजेपी की, बहुत जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि बन चुकी थी, हर मुद्दे पर बात करती थी, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी राय कायम करती हुई नजर आती थी, क्योंकि टीवी जगत से आती हैं, एक्ट्रेस हैं। उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई और लगातार जिस तरह से सफलता की सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी, कई के मंत्रालय संभाले। और यहाँ तक कि जब मनमोहन सरकार थी उस समय पीएम मनमोहन को उन्होंने चूड़ियाँ तक भेजी थी। और ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे। लेकिन देखिए, मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है, राजनीतिक समझ बढ़ती है और जब आदमी को कहीं ना कहीं सफलता के बाद असफलता का स्वाद चखने का मौका मिलता है, तब उसको बहुत सारी चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब बनी के चेहरे पे लाख निसार होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो आपके दुश्मन हजार होते हैं। तो वैसे ही कुछ अब स्मृति ईरानी को भी लग रहा होगा कि अगर बीजेपी के अंदर जहाँ पे उनकी एक समय तूती बोलती थी, आज उनको पूछने वाला अगर कोई नहीं है तो वो भी अलग राह अपनी अपनाती हुई नजर आएंगे। और देखिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा एक बात कि हर कह सकते हैं बयान का अपना एक मतलब होता है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी भले ही बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन बीजेपी से बहुत सारे लोगों ने छोड़कर दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन किया, ये भी सच्चाई है। चाहे यशवंत सिन्हा की बात आप करें, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, तमाम ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरे दलों को अपनाया। अब हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से अगर स्मृति ईरानी की अगर उनको दरकिनार किया जाता रहा तो वो भी अपनी कोई नई राह बनाती हुई या उसको तलाशती हुई नजर आएंगी। इसी मद्देनजर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि अब बहुत हो चुका नफरत की राजनीति, अब वो भी कोई पॉजिटिव बात करती हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई माहौल बने। चूंकि अब बीजेपी अपने दम पर सरकार में तो है नहीं। आप देखिए कि 2014 में भी वो 282 सीट लेकर आए, 2019 में 303 या 302 सीट लेकर आए, लेकिन 2024 के चुनाव में वो 240 पे सिमट गए। तो यहाँ पर शायद स्मृति को भी लग रहा होगा कि अगर कोई मौका या कोई माहौल ऐसा बना तो वो भी अगर स्विच करना चाहें तो एक कह सकते हैं कि ऐसा बात ज़रूर बोलें जिसके आधार पर वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का दामन थामती हुई नजर आए। इसीलिए मेरे ख्याल से वो एक बेहतर माहौल में, एक बेहतर कह सकते शब्दों के साथ में अब अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही हैं। और यही एक होना चाहिए राजनीति करने का ढंग कि आप आलोचना भले ही करिए, लेकिन शब्दों को रखने का ढंग मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरे साथ सिराज भाई मौजूद थे, हमारे दोनों सहयोगी जिन्होंने ये बताया कि क्या स्मृति ईरानी ने अब मोदी जी के नाम का चश्मा निकालकर अलग रख दिया है और क्या कांग्रेस की गाड़ी पर सवार होकर आगे का राजनीतिक सियासी सफर करने के लिए वो तैयार हैं। अगर ऐसा होगा
तो ये एक सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ, राजनीति में टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। और स्मृति ईरानी क्या कांग्रेस में रहकर मोदी के खिलाफ सड़कों पर उसी तरीके से प्रदर्शन करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ वही प्रदर्शन उनके खिलाफ करती नजर आएंगी जो 2014 से पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ किया था? क्या लगता है आप लोगों को इस मुद्दे पर? आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहें।